भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक ढांचा। बिल्कुल। और हमारा मिशन इस विश्लेषण में बहुत स्पष्ट है। देखिए, आज हम कोई गोलमोल बातें या लंबी कहानियां नहीं करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस सीधे अनुच्छेदों पर, सालों पर और पिछले सालों के प्रश्नों पर होगा, जिन्हें हम PYQ कहते हैं। सही कहा। तो जो भी परीक्षार्थी बिना कोई फैक्ट गवाए इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, कि अगर इस विषय की अहमियत को समझना हो ना, तो हमें संविधान की संरचना को देखना होगा। हाँ, जैसे पार्ट V जो है। एग्जैक्टली। संविधान का भाग 5 जो संघ यानी यूनियन से जुड़ा है, और उसका अध्याय 1 जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पर केंद्रित है। ये परीक्षा के नजरिए से एक ऐसा एरिया है जहां से लगभग हर साल सवाल बनते ही हैं। और उपराष्ट्रपति का पद हमारे संवैधानिक ढांचे का दूसरा सबसे ऊंचा पद है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षार्थी ना राष्ट्रपति के बारे में तो सब कुछ रट लेते हैं, पर उपराष्ट्रपति से जुड़े जो टेक्निकल पेच हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और यहीं पर एग्जामिनर उन्हें फंसा देते हैं। हाँ, चलिए इसे समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 से शुरुआत करते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही आसान शब्दों में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, पदेन की स्थापना तो यहाँ से हो गई, पर असली टेक्निकल बातें इसके ठीक बाद वाले अनुच्छेदों से शुरू होती हैं, जैसे कि आर्टिकल 64। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये पदेन या एक्स ऑफिशियो शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा PYQ फेवरेट है। बिल। देखिए, पदेन का सीधा सा मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को एक पद पर बैठने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाना, बिना किसी अलग चुनाव के। सही कहा। यानी जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, उसे राज्यसभा के सभापति का पद स्वतः ही मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग से अपॉइंटमेंट या वोटिंग नहीं होती। और संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई थी क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में उपराष्ट्रपति के पास कोई अलग से काम नहीं होता, तो उन्हें संसद के उच्च सदन को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई। अलग और इमरजेंसी रोल की बात करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना। हाँ, और सोर्स मटेरियल में ऐसी 4 कंडीशंस बताई गई हैं जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की कुर्सी संभालनी पड़ती है। पहला, अगर मौजूदा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। दूसरा, उनके इस्तीफा देने पर। तीसरा, महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने पर। और चौथा, बीमारी या किसी और वजह से अपना काम करने में असमर्थ होने पर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जिस पर एग्जामिनर सवाल बनाते हैं। जब उपराष्ट्रपति इन 4 स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तो वो ये रोल मैक्सिमम कितने समय तक निभा सकता है? सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने की लिमिट इसलिए है क्योंकि संविधान ये कंपल्सरी करता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। ये ना अमेरिका के संविधान से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां तो बचे हुए पूरे टर्म के लिए बन जाते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वो सिर्फ तब तक पद संभालता है जब तक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है। ये कंपैरेटिव पॉइंट एग्जाम के स्टेटमेंट वाले सवालों में बहुत काम आता है। पर एक सवाल जो दिमाग में आता है कि जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, तो क्या वो उसी समय राज्यसभा के सभापति का काम भी करता रहता है? यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होता है, तब वो राज्यसभा के सभापति के फर्ज नहीं निभाता। तो उस वक्त सदन कौन चलाता है? उस दौरान राज्यसभा का उपसभापति यानी डिप्यूटी चेयरमैन सदन की कार्यवाही संभालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते वक्त उपराष्ट्रपति को वो सारी शक्तियां, प्रिविलेजेस और सैलरी मिलती है जो एक राष्ट्रपति को मिलती है, न कि राज्यसभा के सभापति वाली। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था। तो अगर पद और रोल्स क्लियर हो गए हैं, तो अब उस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप मानी जाती है, निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यताएं, जिसका जिक्र आर्टिकल 66 में है। हाँ, आर्टिकल 66। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ सभी शब्द पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सांसद वोट डालते हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं। परीक्षार्थियों को यह अंतर याद होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड सांसद और MLA भाग लेते हैं।
नॉमिनेटेड मेंबर्स वहां वोट नहीं डालते। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों यानी एमएलएस की कोई भूमिका नहीं होती। उनका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पूरे अधिकार के साथ वोट डालते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा को चलाना है, जो संसद का हिस्सा है। इसलिए इस चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्यों की ही भागीदारी रखी गई है, राज्यों की नहीं। ये लॉजिक याद रखने से कैंडिडेट्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर वोटिंग मेथड की बात करें तो सोर्स मटेरियल में 3 टेक्निकल शब्द दिए गए हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी और सीक्रेट बैलेट। ये शब्द सुनने में सच में थोड़े भारी लगते हैं। वही ना, क्या हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को किसी आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो? बिल्कुल, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि वोटर किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देता, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करता है, जैसे 1, 2, 3। अच्छा, मतलब प्रेफरेंस बताता है। हाँ, मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी और सी। वोटर ने अपनी पहली पसंद ए को रखा, दूसरी बी को और तीसरी सी को। अब जब वोट गिने जाते हैं और अगर किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए जरूरी कोटा नहीं मिलता, तो जिसे सबसे कम पहली पसंद वाले वोट मिले हैं उसे इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। पर उसके वोट वेस्ट नहीं होते होंगे? सही पकड़ा, उसके वोट वेस्ट नहीं होते। उसके बैलेट पेपर पर जो दूसरी पसंद दर्ज होती है, वो वोट बचे हुए कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कोई एक कैंडिडेट जरूरी मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर लेता। और सीक्रेट बैलेट का मतलब तो यही हुआ कि किसने किसे वोट दिया ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहता है। ये तो सच में बहुत शानदार सिस्टम है। अब आते हैं आर्टिकल 66 क्लॉज 3 पर, जो योग्यताओं की बात करता है। हाँ, क्वालिफिकेशंस। इसमें 4 मेन कंडीशंस हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न करता हो। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम चौथी शर्त पर आते हैं। जी हाँ, क्योंकि वही चौथी शर्त एग्जाम का सबसे बड़ा PYQ ट्रैप है। एग्जाम में स्टेटमेंट आती है और ऑप्शन में लिखा होता है कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और जल्दी जल्दी में कैंडिडेट्स इस पर टिक भी कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। सही शर्त ये है कि व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि उपराष्ट्रपति को मुख्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करना होता है। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि कम से कम उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो होनी चाहिए। राष्ट्रपति के केस में ये कंडीशन लोकसभा की होती है। और यहीं पर परीक्षार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो सीधी सी बात है, पद राज्यसभा का है, इसलिए योग्यता भी राज्यसभा वाली चाहिए। अब चुनाव और योग्यता हो गई, तो आगे बढ़ते हैं कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, शपथ और विवादों पर। यह आर्टिकल 67 से 71 के बीच आते हैं। आर्टिकल 67 कार्यकाल की बात करता है। ये चार्ज लेने की तारीख से 5 साल का होता है। इसमें री इलेक्शन भी पॉसिबल है, यानी एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। और अगर उन्हें समय से पहले अपना इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। इस्तीफे की बात तो क्लियर है, पर अगर उन्हें पद से हटाना हो यानी रिमूवल प्रोसेस, तो यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अक्सर किताबों में या आम बोलचाल में लोग इसके लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द यूज कर लेते हैं। संवैधानिक रूप से ये एकदम गलत है। भारत के संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में है, उसके लिए किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए ये शब्द यूज नहीं होता। तो अगर महाभियोग नहीं होता तो असली प्रोसेस क्या है, और वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस से अलग कैसे है? ये प्रक्रिया बहुत ही स्पेसिफिक है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। अच्छा। और राज्यसभा में इस प्रस्ताव को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। इसे पॉलिटी की भाषा में इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ में से खाली सीटों को घटाकर जो नंबर बचता है उसका बहुमत। एकदम सही। एक बार जब ये प्रस्ताव राज्यसभा से इस इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो ये लोकसभा के पास जाता है।
लोकसभा को इस पर कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी साधारण सहमति यानी सिंपल मेजॉरिटी देनी होती है। ये तो प्रोसेस हुई, लेकिन क्या संविधान में कोई ऐसा बेस या ग्राउंड बताया गया है जिसके होने पर ही उन्हें हटाया जा सकता है? जैसे राष्ट्रपति के लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक शर्त है। यही वो पॉइंट आता है जहां एग्जामिनर नॉलेज की डेप्थ चेक करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संविधान में संविधान का उल्लंघन क्लियर लिखा गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में ऐसा कोई भी आधार या ग्राउंड नहीं बताया गया है। मतलब राज्यसभा अपनी समझ से रीजन तय कर सकती है। हाँ, ये एक ऐसा PYQ फेवरेट डिफरेंस है जो बार बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आता है। ये सच में डीप और मार्क्स दिलाने वाली इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आर्टिकल 68 और 70 आते हैं। आर्टिकल 68 कहता है कि अगर टर्म पूरा होने से वैकेंसी हो रही है तो इलेक्शन टर्म खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए। और आर्टिकल 70 संसद को ये पावर देता है कि वो ऐसी किसी भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कामों के लिए कानून बना सकती है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है वो है आर्टिकल 69, शपथ। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और ये शपथ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की होती है। और इस सीरीज का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 71। ये इलेक्शन डिस्प्यूट से जुड़ा है। अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी विवाद, डाउट या धांधली का आरोप लगता है तो संविधान क्लियर करता है कि इसका आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किसी भी हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के पास इन विवादों को सुनने का कोई राइट नहीं है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये याद रखना काफी आसान है। अब हम एक ऐसे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सैलरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सैलरी और अलाउंसेस। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई सैलरी मिलती ही नहीं है। उनकी सैलरी उपराष्ट्रपति पद के लिए 0 होती है। सही कहा। उन्हें जो भी सैलरी या फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब उन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति की हैसियत से मिलती हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये बात ये साबित करती है कि संविधान सभा ने पदों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाया था। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कोई एक्टिव काम जैसे राज्यसभा चलाना नहीं कर रहे हैं तब तक उस पद के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकाला जाएगा। ये बहुत शानदार पॉइंट है। अब क्योंकि हमने लगभग सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं तो क्यों ना उस सेक्शन पर चलें जिसका कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, एक रैपिड कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ, एक क्विक रिवीजन। हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच के 5 सबसे मेन डिफरेंसेस को तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक पॉइंट उठाऊंगा और आप उसका टेक्निकल डिफरेंस बताएंगी। तैयार हैं? बिल्कुल, शुरू करते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन सबके बहुत काम आएगा। पहला पॉइंट, अनुच्छेदों का दायरा। राष्ट्रपति से जुड़े मेन आर्टिकल्स 52 से 62 तक हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के 63 से 71 के बीच आते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड MPs और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड MLAs वोट डालते हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में MLAs का कोई काम नहीं होता। इसमें संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तीसरा पॉइंट, पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ महाभियोग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपनाई जाती है जिसका बेस संविधान का उल्लंघन होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए उनके लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं होता। उन्हें राज्यसभा के इफेक्टिव मेजॉरिटी वाले प्रस्ताव और लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है और संविधान में इसका कोई आधार तय नहीं है। चौथा पॉइंट, विधायी सदनों में भूमिका। राष्ट्रपति भारत की संसद का एक जरूरी हिस्सा तो है, पर वो किसी भी सदन का सदस्य या सभापति नहीं होता। वो संसद में बैठता नहीं है। इसके उलट उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदन की डेली प्रोसीडिंग्स चलाता है। और पांचवा तथा अंतिम पॉइंट, पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना कंपलसरी है। के आखिरी और सबसे डिसाइसिव स्टेज पर आते हैं, प्रीलिम्स मास्टर क्लास। सबसे पहले एक बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट साफ कर लेते हैं। भले ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सदन को चलाता है, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए आम स्थितियों में उसे सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। वो सिर्फ बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट दे सकता है।
सही कहा। अब मैं एक 1 पेज रैपिड रिवीजन राउंड शुरू करता हूं। मैं आर्टिकल नंबर बोलूंगा और एक लाइन में उसका समरी आना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65, इमरजेंसी में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज और योग्यताएं। आर्टिकल 67, उनका कार्यकाल जो 5 साल का होगा और हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 69, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाना। आर्टिकल 71। चुनाव से जुड़े सभी विवादों का आखिरी फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये एकदम बुलेट ट्रेन वाली स्पीड थी। लेकिन देखिए, एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना सिली मिस्टेक्स होना बहुत आम बात है। ऐसे में एग्जामिनर कौन से कॉमन ट्रैप्स बिछाते हैं जिनसे बचना चाहिए? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में एग्जामिनर कुछ फिक्स्ड पैटर्न यूज करते हैं। परीक्षार्थियों को इन स्टेटमेंट्स को देखते ही अलर्ट हो जाना चाहिए। पहला ट्रैप अगर एग्जाम में आता है कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग होता है, तो इसे तुरंत गलत मार्क करें, क्योंकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। बिल्कुल। दूसरा ट्रैप अगर लिखा है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलएज उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, तो ये भी पूरी तरह गलत है। एमएलएस का कोई रोल नहीं है इसमें। तीसरा ट्रैप, अगर एग्जामिनर लिखे कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए, तो ये बहुत कॉमन ट्रैप है, इसे भी गलत माने। वहां राज्यसभा होना चाहिए। और चौथा ट्रैप, अगर ये स्टेटमेंट हो कि उपराष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की ही खिलाफ है। भारत में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए ये भी गलत है। ये ट्रैप्स किसी भी परीक्षार्थी के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे।